नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो क्वाड शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन है वो जापान में किया गया था। इसका जो आयोजन है पहले ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित था। और यदि क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड में 4 सदस्य देश है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसमें 4 सदस्य देश है। यदि क्वाड की संकल्पना के बारे में बात करें तो क्वाड की जो संकल्पना है 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा इसकी संकल्पना दी जाती है। और जो क्वाड है जो अस्तित्व में 2017 में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड की जो 2024 में बैठक होने वाली है वो 2024 में इसकी बैठक है जो भारत में होना प्रस्तावित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है जो किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1909 के जो मार्लेमेंटो अधिनियम था उसके तहत है जो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था है जो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था और इसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विधि आयोग था उसके अध्यक्ष एमसी तलवार जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स है जो इसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस इस जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, जो पैट्रिक लॉरेंस थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सब 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व एथलीट भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो इस रैंकिंग में पहला स्थान है जो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को ये स्थान, फर्स्ट रैंक का स्थान है जो प्रदान किया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध है जो हरियाणा राज्य से है। और इस रैंकिंग में जो सेकंड स्थान है वो एंडरसन का है जो कि ग्रेनाडा देश का रहने वाला है। यदि नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता जाता है और ये गोल्ड मेडल है जो 7 अगस्त को जीता गया था, इसलिए भारत सरकार के द्वारा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और डायमंड लीग में भी हाल ही में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव है जो पारित होते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव है जो संविधान सभा के समक्ष है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए थे। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रध्वज को 24 जुलाई 1947 को, ये 1947 ही आपको ध्यान रखना है, 1947 को। जबकि राष्ट्रगान के बारे में बात करें तो इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन है जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों के साथ में टोटल 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कुल अनुसूची के बारे में बात करें तो टोटल 12 अनुसूची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? जो कोपोलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश है, भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। भारत की मेजबानी में इसकी अध्यक्षता है जो उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। यदि आईएसओ के बारे में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना है जो सन 1947 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरह भारत में भी BIS के नाम से भी चलता है, BSI के नाम से भी चलता है, भारत स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन
तो ये भी चलता है। तो इसकी स्थापना है जो 2016 के अधिनियम से 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। केशवानंद भारती केस 1973 में जो संविधान जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग माना गया है और इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और ये सबसे न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ है जो केशवानंद भारती केस में बैठी थी। तो ये आप सभी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर है, जो कि स्वतंत्र भारत की जो पहली मंत्रिमंडल था उसमें शामिल होने वाली महिला थी। ये है जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक है जो किसे कहा है? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा है, ये ध्यान रखना आपको। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला है तो बेगम एजाज रसूल है, जो कि संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हरी बुध मागर को, जो कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, वो कौन से देश के रहने वाले हैं? तो हरी बुधमागर जी है जो कि भारत देश के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया है, जिसकी टोटल ऊंचाई के बारे में बात करें तो 8,848.86 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसको हाल ही में हरी बुधमागर के द्वारा फतेह किया गया है, जो कि दोनों ही पैरों से विकलांग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष है जो कर दी गई थी, वो 61वें संविधान संशोधन के तहत है। जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। निःशुल्क विधि सहायता है जो कि अनुच्छेद 39A में उल्लेखित है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1946 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता के रूप में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। धन विधेयक का उल्लेख है जो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान की गई है? तो इस रैंकिंग में भारत की 3 प्रबंधन संस्थान को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें IIM अहमदाबाद की 45वीं रैंक है, IIM बेंगलुरु की 47वीं रैंक है, IIM कोझिकोड की 72वीं रैंक है। तो इसमें टोटल 3 जो कि भारत के IIM है इनको रैंक प्रदान की गई है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी है जो R वेंकटरमनी जी है, जो भारत के वर्तमान महान्यायवादी है। इसको अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। अभिलेख न्यायालय के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय का जिक्र किया गया है। संघ की राजभाषा का उल्लेख है जो कि आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT मद्रास में जो जल प्रौद्योगिकी केंद्र है वो स्थापित किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जल संरक्षण की नवीनतम तकनीक को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये भारत और इजराइल की साझेदारी से स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। छठी अनुसूची में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? तो छठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल किए गए हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 4 राज्य है जिनको विशेष राज्य का दर्जा है जो प्रदान किया गया है, जो कि अनुसूची 6 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जी है जो अपना त्यागपत्र है जो उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि सबसे पहले इसकी सूचना है जो लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर को राष्ट्रपति इसकी सूचना देता है और त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक केग के बारे में बात करें तो पहले कौन थे? तो नरहरि राव है जो भारत के पहले केग थे और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा था? तो YV चंद्रचूड़ का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो DY चंद्रचूड़ है जो इनके बेटे हैं, वर्तमान में इनके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ की है? तो NEP सारथी योजना है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। और जो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको 29 जुलाई 2020 को ये लागू होती है। कस्तूरी रंजन सिफारिश से ये एजुकेशन पॉलिसी है जो लागू होती है। इनके द्वारा जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसका स्थान है जो लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। समान नागरिक संहिता का उल्लेख है जो कि भारत के संविधान जो अनुच्छेद है 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। और भारत में कुल न्यायालय के बारे में बात करें, कुल जो उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो टोटल भारत में 25 अभी हाई कोर्ट है। जो नवीनतम हाई कोर्ट है जो अमरावती का है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो फजल अली है जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो निरामय बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये योजना है जो प्रारंभ की गई है। इन बच्चों के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष है जो स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ ध्यान रखेंगे। यूपीएससी अध्यक्ष, केग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है, इन तीनों का कार्यकाल ही 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक होता है। मतलब या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष उम्र हो रही है, तो ये जो भी इनमें से पहले हो तो इनका कार्यकाल होता है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो आम आदमी पार्टी है, जो भारत का नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और मौजूदा समय में भारत में टोटल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है जो संतानम समिति की सिफारिश से की जाती है। और लोकपाल शब्द की जो रचना है लक्ष्मीमल संघवी के द्वारा लोकपाल शब्द की रचना की गई थी। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बताए हैं वो सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लघु कुश वाटिका प्रारंभ की गई है, तो हाल ही में राजस्थान राज्य में 2-2 लघु कुश वाटिका है जो प्रारंभ की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों का गठन किया गया है, जो कि राम लुभाया समिति की सिफारिश पर इन 19 जिलों और 3 संभागों का गठन किया गया है। इस प्रकार राजस्थान में अब टोटल 50 जिले और 10 संभाग हो जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है जो जयंती पटनायक है। और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो रेखा शर्मा है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य तो लोकसभा से और 7 सदस्य है जो राज्यसभा से सम्मिलित होते हैं। 73वां संविधान संशोधन है को जो कब लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन है जो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू होता है, जो कि पंचायत राज से संबंधित है। और दिल्ली को एनसीआर का दर्जा है जो कि 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में हमारा शुगर लायका अभियान शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो हाल ही में जो हमारा शुगर लायका अभियान है वो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये अभियान जो प्रारंभ किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 18 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद का आकार का निर्णय कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, जो मंत्रिपरिषद में मतलब कितने मंत्री होंगे इसका निर्णय है जो कि 91 संविधान संशोधन के तहत किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो टोटल सीट होगी उनका 15% है जो आप मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हो, जबकि दिल्ली में ये जो आंकड़ा है 10% है, मतलब टोटल सीटों का 10% दिल्ली में मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और राष्ट्रीय आपातकाल में जो प्रभावित नहीं होने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रभावित नहीं होते हैं। और ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण है वो 103वां संविधान संशोधन के तहत में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं वो ध्यान रखने हैं आपको। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा आप हमारा ये प्रयास, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।